नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, हम पढ़ने वाले हैं बिहार शिक्षक बहाली परीक्षा 2025 में आपकी जो होने वाली है बीपीएससी टीआरई 4। टीआरई 4 के लिए हम लोग ये क्लास करने वाले हैं, तो सभी साथी जितने भी हैं क्लास में जुड़ जाइएगा और क्लास को अंत तक देखिएगा और देखिएगा कि आपकी तैयारी कितनी है और अभी आपको कितना तैयारी करना है। ईवीएस के सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको करवाए जाएंगे और ये एससीईआरटी और एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं जो कि पिछले कई एग्जाम से पूछे गए हैं और वही आपको करवाए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड में सारे क्वेश्चन हैं। ये आपकी क्लास 2 है, क्लास 1 हो चुकी है और ये विद्यालय एजुकेशन चैनल पे आप लोग देख रहे हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान से देखिएगा और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा। एक घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र की खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम है घास, टिड्डा, मेढक और सर्प। ये इसका एकदम सही है। देखिए, घास को कौन खाता है? टिड्डा, और टिड्डे को मेढक खा जाते हैं, मेढक को सर्प खा जाते हैं। ये एक सही खाद्य श्रृंखला का क्रम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका घास कौन सा उपभोक्ता होगा? तो यहाँ पे घास को उपभोक्ता में नहीं उत्पादक में रखा जाएगा। ठीक है, घास एक उत्पादक हो गया। फिर आपका टिड्डा प्रथम उपभोक्ता हो जाएगा, मेढक द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा और सांप तृतीय उपभोक्ता हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा एक जीवीय संगठक नहीं है? बताना है कि कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र का एक जीवीय संगठक नहीं है। तो वायु, वनस्पति, जीवाणु या जानवर। तो यहाँ पे वायु जो होती है, वायु आपका जीवीय संगठक नहीं है। जीवीय संगठक का मतलब क्या है? देखिए, पर्यावरण में दो प्रकार के संगठक होते हैं, जैविक और अजैविक। तो यहाँ पे जैविक यानी कि जीवीय घटक में वो घटक आते हैं जिनमें मतलब जीवन नहीं होता है, जैसे वायु, जल, पहाड़, नदी, ये सभी जीवीय घटक में आते, मतलब अजैविक घटक में आते हैं। और जीवाणु में क्या होता है? जीवन होता है। वनस्पतियों में जीवन होता है, जानवर में होता है, तो ये आपके जीवीय घटक में आते हैं। ठीक है, तो ये अजैविक घटक है वायु, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन में मानव है। मानव कौन सा मतलब किस श्रृंखला में आता है? आपको बताते हैं। एक निर्माता, तो एक निर्माता में कौन आएगा? आपके पेड़ पौधे आते हैं एक निर्माता में। केवल प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आएगा? तो केवल प्राथमिक उपभोक्ता में कुछ जैसे कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हो गए और जैसे कि गाय भैंस हो गए, ये सभी केवल प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। लेकिन केवल द्वितीयक उपभोक्ता या प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। तो मानव की बात करेंगे तो मानव सर्वाहारी है। कुछ देखिए, सब तो नहीं, लेकिन कुछ नॉन वेज होते हैं, कुछ वेज होते हैं। इसी तरह ये प्राथमिक और द्वितीयक, जो आपके नॉन वेज होंगे वो द्वितीयक उपभोक्ता में आएंगे और जो वेज होंगे वो प्राथमिक उपभोक्ता, यानी कि जो मांस मछली खाते हैं वो द्वितीयक उपभोक्ता और जो मांस मछली नहीं खाते वो प्राथमिक उपभोक्ता। लेकिन मानव की बात की गई है तो मानव दोनों खाते हैं। मानव आपका वेज भी है, नॉन वेज भी है, तो इसको प्राथमिक और द्वितीयक दोनों में रखा गया है, यानी कि सर्वाहारी में रखा गया है, तीसरे उपभोक्ता में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं फाइटोप्लैंक्टन, समुद्री अपतरण, समुद्री आवृत जीवी या जलीय ब्रायोफाइट्स। तो याद रखेंगे, जो समुद्री वातावरण होता है आपका, समुद्र में आपने देखा होगा, तो वहां पे फाइटोप्लैंक्टन्स पाए जाते हैं। ठीक है, इन्हीं को समुद्री शैवाल के नाम से भी जाना जाता है और ये वहां पे पाए जाते हैं, जो कि प्राथमिक उपभोक्ता का कार्य करते हैं। इन्हीं शैवाल जो होते हैं, काई जो होती है ना आपकी, इनको दूसरे जो जीव जंतु होते हैं समुद्र में पाए जाते हैं, वो सभी खाते हैं और ये प्राथमिक उपभोक्ता का कार्य करते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? उत्पादक घटक की बात की जा रही है। गाय, मोर, बाघ या हरे पौधे। तो हरे पौधे जितने भी होते हैं ये आपके उत्पादक श्रेणी में आते हैं। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कुछ पौधे आपके जो है द्वितीयक उपभोक्ता में भी आते हैं, जैसे वीनस फ्लाईट्रैप एक मांसाहारी पौधा है। तो इस तरह से देखा जाए तो कुछ पौधे आपके बहुत कम ही ऐसे पौधे हैं जो द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं, लेकिन हरे पौधे, इसलिए यहाँ पे हरे पौधे लिखा गया है। तो हरे पौधे जो होते हैं ये उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोर की बात करेंगे तो मोर आपका द्वितीयक उपभोक्ता में आएगा, क्योंकि मोर आपका जो है यहाँ पे मांस भी खाता है, कीड़े मकोड़ों को भी खाता है, इसलिए। गाय की बात करेंगे तो गाय आपका प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा, बाघ आपका द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गाय को बाघ खा जाता है, इस तरह से। अगला प्रश्न, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आते हैं? शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, सर्वभक्षी जंतु या हरित पादप। तो वही आपका जो है ईवीएस में आज का टॉपिक ही है पूरा खाद्य श्रृंखला। तो आपके यहाँ पे खाद्य श्रृंखला से संबंधित सारे प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। और प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत हरित पादप यानी कि हरे पेड़ पौधे आते हैं। अभी आपको सब कुछ बता चुके हैं। मांसाहारी की बात करेंगे तो मांसाहारी जंतु द्वितीय में आते हैं, सर्वभक्षी तो आपका जो है तृतीय में आएंगे और शाकाहारी जंतु होते हैं ये आपके प्रथम उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, प्रथम उपभोक्ता और पोषक स्तर की बात करेंगे तो द्वितीय पोषक स्तर, इस तरह से आपको याद रखना है। कई बार पोषक स्तर और प्रथम उपभोक्ता स्तर में आपको
कंफ्यूजन होती है, यह जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है किण्वन में उत्सर्जित ऊष्मा, वनस्पति में संरक्षित शर्करा, सौर ऊर्जा या उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखेंगे पारिस्थितिक निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी जो है ये आपकी प्राथमिक स्रोत होती है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है तो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है यह सदैव सीधा होता है। ठीक है, हमेशा सीधा होता है, ये बात अब याद रखेंगे, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमेशा सीधा। जैसे आप देखिएगा तो यहाँ पे अगर पेड़ पौधे आपके प्राथमिक पोषक स्तर है, दूसरा आपका हो जाएगा शाकाहारी जंतु, लेकिन कभी भी शाकाहारी जंतु मांसाहारी जंतु को नहीं खाएगा, कभी भी गाय जो है शेर को नहीं खाएगी, हमेशा शेर ही गाय को खाएगी। इस तरह से आप देखेंगे तो हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है? तो जीव भार का जो पिरामिड होता है ये तालाब में उल्टा हो जाता है। ठीक है, तालाब से उल्टा हो जाता है, इसलिए उलट जाता है तालाब। ठीक है, अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10% नियम किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में आने की संभावना है। ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक कोशीय स्तर से दूसरे कोशीय स्तर तक पहुंचना, ऊष्मा का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में पहुंचना, पक्षियों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचना, या पानी का एक जोन से दूसरे जोन में पहुंचना, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं 10% का नियम किससे संबंधित है? तो 10% का नियम इसके बारे में बताएंगे। 10% का नियम जो है ऊर्जा का खाद्य एक रूप से जो है एक कोशीय स्तर से दूसरे कोशीय स्तर तक पहुंचना ही ऊर्जा का 10% का नियम कहलाता है। जैसे इसको किसने दिया था? तो इसको लिंडेमान नामक वैज्ञानिक ने दिया था। आपके एक लिंडेमान वैज्ञानिक थे, लिंडेमान नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ऊर्जा का 10% का नियम दिया था। कहने का मतलब है कि जैसे किसी मतलब कोई एक जानवर है या कोई एक पौधा है, ठीक है, मान लीजिए कोई एक पौधा है, इसके पास 100 ऊर्जा एनर्जी है, ठीक है, 100 कैलोरी एनर्जी है। अब इसमें जो अगर कोई इसको खाएगा, कोई मान लीजिए गाय ने इसको खाया, मान लीजिए गाय ने पेड़ को खाया, तो इसमें 10% ऊर्जा ही गाय के पास आएगी। ठीक है, 10%, फिर इसके बाद 10% का एक मतलब यहाँ पे फिर 10% इसके पास जाएगी। ठीक है, इस तरह से धीरे धीरे करके 10% अगले पोषक स्तर में ट्रांसफर होता जाता है। 10 का, अब यहाँ पे 10 का 10% ऐसे करके, तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो 1% अगले वाले के पास जाएगी। ठीक है, तो ऐसे इसी को बोलते हैं 10% का नियम, और ये लिंडेमान नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, कोई भी कहीं पे डाउट होता है, नहीं समझ में आती है हमारी बात, तो आप पूछ सकते हैं दोबारा से। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताना है कि कौन सा कथन सही है। जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, एकदम सही है। जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है, गलत। पारिस्थितिक तंत्र में, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में बढ़ते पोषक स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटता जाता है, बढ़ते पोषक स्तर के साथ, ये गलत है। प्रगामी बढ़ते पोषण स्तरों के साथ प्रजातियां सुलभ ऊर्जा का उपयोग करने में कम दक्ष होती है, ये भी गलत है। ये ऑप्शन ही इसका राइट है, वही ऑप्शन लगा हुआ है। ठीक है, ये आपको यूपीपीसीएस प्री 2015 में पूछा गया था, जो री एग्जाम हुआ। अगला प्रश्न है आपका, पारिस्थितिक स्थायी मितव्यता है, यह किस आंदोलन का नारा है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पारिस्थितिक की जो है स्थायी मितव्यता है, और यह जो है इस आंदोलन का नारा है चिपको आंदोलन का नारा है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन के प्रणेता आपका पहली बीपीएससी टीआरई 1 में ही पूछा गया था कि चिपको आंदोलन से संबंधित कौन थे, उन व्यक्तियों के नाम पूछे थे, और ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की प्रबल संभावना है, जरूर देखिएगा, इसे सही से कर लीजिएगा। पारिस्थितिक स्थायी जो मितव्यता है, इसलिए चिपको आंदोलन है, और चिपको आंदोलन के जो प्रणेता थे और वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है अगला, पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त करता है। उच्चतम पोषण स्तर मतलब सबसे उच्च पोषण स्तर में कौन होता है? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या अपघटक? तो आप देखेंगे उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त करता है वो होते हैं सर्वाहारी, ओमनीवोरस। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीआरई 2 और टीआरई 3 दोनों में क्वेश्चन ये पूछा गया था, और वहां पे देखिए शाकाहारी मांसाहारी नहीं दिया था, वहां पे हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस ये इंग्लिश में नाम दिए होते, तो इंग्लिश में जरूर आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, हर्बीवोरस यानी कि शाकाहारी, कार्निवोरस मांसाहारी, और ओमनीवोरस सर्वाहारी, और अपघटक यानी कि डिकम्पोजर्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वाहारी, ओमनीवोरस। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जो तत्व होते हैं उनके चक्रण को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र, इसको कहा जाता है जैव भू रासायनिक चक्र। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। जो पारिस्थितिक संक्रमण अवधारणा है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? एल्टन के द्वारा, बेनेट द्वारा, बर्कले द्वारा, या रेड जेल के द्वारा? तो याद रखेंगे इसको बेनेट के द्वारा इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्यता है, और यह किस आंदोलन का नारा है? बताना है। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्यता है,
देखिए ये दोबारा से रिपीट हुआ है और यह चिपको आंदोलन का नारा है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चिपको आंदोलन, अब यहाँ पे दिया हुआ है चिपको आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित था आप सभी जानते हैं, पादप संरक्षण से, बाघ परियोजना से, घड़ियाल परियोजना से या पादप प्रजनन से। तो याद रखेंगे जो आपके पौधे होते हैं, पौधे यानी कि पादप संरक्षण से संबंधित है चिपको आंदोलन। इसमें क्या हुआ था, इसमें जो महिलाएं थी, बच्चे थे और जो पुरुष थे, वो सभी ने क्या किया था, जब पेड़ों की कटाई हुई थी, कटाई हो रही थी, तो उस समय पेड़ों से चिपक करके पेड़ों को बचाया था, इसीलिए इसको चिपको आंदोलन के नाम से जाना गया। और इसके प्रणेता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा, उन्होंने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई है, जो पारिस्थितिकीय पदछाप है इसके माप की इकाई क्या है, भूमंडलीय हेक्टेयर, नैनोमीटर, हॉपस क्यूबिक फुट या क्यूबिक टन। तो याद रखिएगा पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई होती है भूमंडलीय हेक्टेयर। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भूमंडलीय हेक्टेयर। जब भी आप देखेंगे कि कोई किसी भी क्षेत्र, मान लीजिए कोई क्षेत्र है और कोई वन क्षेत्र है और वहां पे अगर पौधों के जो पदछाप हैं, पौधे हैं, वहां पे अगर उनकी माप होगी कि कितने वर्ग मीटर में, कितने वर्ग किलोमीटर में पौधे हैं, तो उनको भूमंडलीय हेक्टेयर के नाम से भी माप की जाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं पारिस्थितिकीय पदछाप। ये ऑप्शन करेक्ट है, आपके यहाँ से आ भी गया है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकीय पदछाप कहा जाता है। जहाँ पे पेड़ पौधे आपको मिलेंगे और वहां पे मनुष्य के जो है जीवन को पूर्ण रूप से संचालित या धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिक मित्र नहीं है, पारिस्थितिक मित्र कौन सा नहीं है, बबूल, यूकेलिप्टस, नीम या पीपल। तो यहाँ पे बबूल, नीम और पीपल ये जो है पारिस्थितिक मित्र होते हैं, जबकि यूकेलिप्टस को पारिस्थितिक मित्र नहीं, पारिस्थितिक शत्रु कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है यूकेलिप्टस जो है। अगला प्रश्न है, दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। तो दो भिन्न जो समुदाय होते हैं इनके संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं इकोटोन, इसको कहा जाता है इकोटोन। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूपीपीसीएस 2012 में ये प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र निम्नांकित में से कौन है, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र निम्नांकित में से कौन है, तो ये है सर्वाधिक स्थायी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा महासागर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, महासागर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है, किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिक डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, ईपी ओडम ने, सी रॉनकियर ने, एफ ई क्लीमेंट्स ने या अर्नीज ने। याद रखेंगे गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग अर्नीज नेस ने किया था, अर्नीज नेस ने, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोनोक्लाइमेक्स यानी कि एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, मोनोक्लाइमेक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले थे एफ ई क्लेमेट्स। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एफ ई क्लेमेट्स। अगला प्रश्न है, जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है, तो जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी से। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और साथियों ये सभी जितने भी प्रश्न हैं ये एससीईआरटी और एनसीईआरटी के प्रश्न, अगर आपके पास बुक है तो आप वहां से इनको कंप्लीट कर सकते हैं, देख सकते हैं और किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप सभी हमारे बीपीएससी जो टीआरई के 4 के लिए जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो सभी आप जो है इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को आप लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या तो आप वहां से ज्वाइन कीजिएगा या तो दोबारा आप क्या कीजिएगा, विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल सर्च करके टेलीग्राम पे वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। जो आपकी फर्स्ट क्लास हुई थी उसकी पीडीएफ अपलोड हो चुकी है, पहले ही दिन अपलोड हो गई थी, तो आप उसे जाकर के एक बार देख लीजिए सारे क्वेश्चन और वहां से अपना रिवीजन भी जरूर कर लीजिएगा। इसका भी पीडीएफ आपको आज ही मिल जाएगा। किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था, तो याद रखेंगे वाल्टर जी रोसन जो थे इन्होंने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी अवस्थित है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है। फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है, केरल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश। याद रखेंगे फूलों की घाटी आपकी उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। केरल में कौन सी घाटी स्थित है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएगा, केरल में कौन सी घाटी अवस्थित है, ठीक है। फूलों की घाटी आपके उत्तराखंड में अवस्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन डायवर्सिटी एनसीएमबी किस शहर में स्थित है, एनसीएमबी किस शहर में स्थित है, यह जामनगर में स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जामनगर। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है।
ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो सर्वाधिक जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है, और ये कहाँ है, तो याद रखेंगे ये शांत घाटी में है। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शांत घाटी। शांत घाटी की बात करेंगे तो यह आपकी केरल में स्थित है शांत घाटी। ठीक है, केरल में स्थित है शांत घाटी। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। साइलेंट वैली जो परियोजना है यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, ये बताना है, ये किस राज्य से संबंधित है। साइलेंट वैली परियोजना की बात करेंगे तो यह केरल राज्य से संबंधित है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अभी जस्ट बताया आपको, केरल। ठीक है, और उत्तराखंड में आपकी फूलों की घाटी है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आज के, और आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी क्लास कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और जितने भी साथी बीपीएससी टीआरई 4 के लिए अध्ययनरत है या बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोग सभी लोग क्लास में लग जाइए, अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, सिर्फ 2 मंथ का टाइम है आपके पास। 2 मंथ में आप जितनी तैयारी कर सकते हैं लगातार कीजिए, हमारे साथ जुड़ करके आप अपने जीएस वाले पोर्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। हमारे द्वारा जो है जीएस का सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, क्वेश्चन आंसर भी करवाए जाएंगे और आपका टॉपिक वाइज भी करवाया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप सभी को नोट्स चाहिए तो नोट्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन नोट्स आपके लिए पेड होंगे। ठीक है, नोट्स को पेड रखा गया है, और ओनली पीआरटी के नोट्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है, ओनली पीआरटी के नोट्स ही अवेलेबल हैं, तो आप नोट्स के लिए तो सिर्फ आपको पीआरटी का मिल पाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं, और इसका पीडीएफ आपको बीपीएससी टीआरई जो आपको पीडीएफ है, पीडीएफ आपको विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल चैनल पे जो टेलीग्राम है वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।